स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ईसीबी क्या होता है। पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने कमर्शियल अपना इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट में। इकोनॉमिक्स कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है। ईसीबी क्या डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले पूरे चैप्टर में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ईसीबी का मतलब क्या होता है और किस हिसाब से उसको क्या बोलते हैं, क्या लीगल फ्रेमवर्क है ईसीबी का, वो समझेंगे। फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी होते हैं, इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ईसीबी होते हैं, तो दोनों को कंपेयर करके डिफरेंशिएट करके भी एक बार समझेंगे। इंपॉर्टेंट है, देखो इसको पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क एंड ईसीबी स्टार मार्क्ड। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट आंसर, रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स फॉर बोथ रूट्स, ठीक है। दोनों रूट्स के लिए रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स कौन कौन है, वो एक वापस से इंपॉर्टेंट आंसर। फिर है एंड यूजेस, नेगेटिव लिस्ट चाहिए फॉर बोथ रूट्स, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है। फिर एक्सचेंज रेट, रीड ओनली, लिमिट्स एंड लेवरेज फॉर बोथ रूट्स, तो ये भी एक बार पढ़ लेंगे। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड दिया हुआ है, MAMP बोलते हैं इसको शॉर्ट में, फॉर बोथ रूट्स, ये रीड ओनली में रखो, इसको इतना वो नहीं करना ध्यान। इशुएंस ऑफ गारंटी एक्सेट्रा बाय, इशू ऑफ गारंटी और एक्सेट्रा बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर बोथ रूट्स, ठीक है। फिर है पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर, पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स कैसे रख सकते हैं, कैसे क्या क्या दिया हुआ है देखेंगे। प्रोसीजर फॉर रेजिंग ईसीबी, कैसे ले सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर अगेन। हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू इंश्योर कंप्लायंस विद ईसीबी गाइडलाइंस, कौन उसकी गाइडलाइंस को पूरी करने के लिए वो है रिस्पॉन्सिबल है, तो वो देखेंगे। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर अगेन। फिर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, SOAP बोलते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर अनसर्टेनेबल एंटिटीज, तो अनट्रेसेबल एंटिटीज, सॉरी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर अनट्रेसेबल, यानी जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता उनके लिए कुछ प्रोसीजर अलग दिया हुआ है, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आंसर है। बोरोइंग बाय एंटिटीज अंडर इन्वेस्टिगेशन। फिर एक और वापस से इंपॉर्टेंट आंसर, कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है। ईसीबी फैसिलिटीज फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पढ़ लेंगे। ईसीबी फैसिलिटीज फॉर स्टार्टअप्स, तो ये भी एक बार वो कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि स्टार्टअप है तो थोड़ा सा नए में गिन लिया जाता है इसको। तो काफी मतलब देखो मोस्टली तो आपने सुना ही कि इंपॉर्टेंट चीजें ही हैं सारी, तो देखते जाते हैं, खत्म करते हैं फटाफट। ज्यादा कंटेंट नहीं है, मतलब पेजेस कम है, पर एक भारी चैप्टर है, ठीक है। समझते हैं क्या बोला हुआ है। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं कि ईसीबी है क्या चीज। ECBs are commercial loans raised by eligible resident entities from recognized non-resident entities and should conform to parameters such as minimum maturity, permitted and non-permitted end users, maximum all-in cost selling, etc. The parameters apply in totally and not on a standalone basis. ठीक है, वापस से इसको समझो, जब तक समझ में नहीं आएगा अपन पढ़ते जाएंगे। मीनिंग ऑफ ECB समझो। ECBs यानी कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, नाम के बेसिस पे अपन पहले इसको समझते हैं। एक्सटर्नल यानी कि बाहर से, कमर्शियल यानी कि कमर्शियल पर्पस के लिए, बोरोइंग यानी कि अपने क्या बोलते उधार लिया, ठीक है। एक्सटर्नल बाहर से, कमर्शियल बिजनेस के लिए, बोरोइंग लिया, ठीक है। बाहर से बिजनेस के लिए अपन ने जब पैसा उठाया तो उसको बोला जाता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। इसमें पर्टिकुलरली वही सारी चीजें अपन लगातार देखते जा रहे हैं, फेमा, फिर FDI, ODI, तो इसमें भी ये अभी ECB, तो सारी चीजें उसी के रिलेटेड है, ठीक है। बाहर से पैसा आ रहा है इंडिया में। ECBs आर कमर्शियल लोन्स रेज्ड बाय एलिजिबल रेसिडेंट एंटिटीज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटीज, ठीक है। अब ये जो ECB है ना, नॉन रिकॉग्नाइज्ड नहीं होने चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड नॉन रेसिडेंट एंटिटी, यानी कि बाहर के वो व्यक्ति जो कि रिकॉग्नाइज्ड हैं, एंड शुड कंफर्म टू पैरामीटर सच एज मिनिमम मैच्योरिटी, परमिटेड एंड नॉन परमिटेड एंड यूजेस, कहाँ यूज कर सकते हो कहाँ नहीं कर सकते, कितने टाइम के लिए कर सकते हो, मिनिमम मैच्योरिटी क्या रहेगी, मैक्सिमम ऑल इन कॉस्ट सेलिंग, यानी कि मैक्सिमम कितनी अपने उसके सामने कमीशन वगैरह की बात रहेगी यहाँ पे, ऑल इन कॉस्ट सेलिंग सीलिंग, ठीक है, ऑल इन कॉस्ट सीलिंग एक्सेट्रा। द पैरामीटर्स अप्लाइंग इन टोटलिटी एंड नॉट ऑन अ स्टैंड अलोन बेसिस, ठीक है। ये टोटल बेसिस के ऊपर, मतलब जो ये भी सारे पैरामीटर्स लगेंगे ना, वो टोटल कितनी आपने बोरोइंग के लिए होगी उसके ऊपर लगेंगे, स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं लगेंगे, इतना ध्यान रखो। और देखेंगे पूरे चैप्टर में समझ में आएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। लीगल फ्रेमवर्क ऑफ ECBs, कैसे क्या काम करती है ECB। द फ्रेमवर्क फॉर रेजिंग लोन्स थ्रू ECB हियर एंड आफ्टर रिफर्ड टू एज ECB फ्रेमवर्क कंप्राइजेस द फॉलोइंग 2 ऑप्शंस, ठीक है, 2 ऑप्शंस है अपने पास, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB और इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ECB। पैरामीटर क्या दिया हुआ है ना, करेंसी ऑफ बोरोइंग, यहाँ पे क्या रहेगी,
फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी, इंडियन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी। पहला पॉइंट है करेंसी ऑफ बोरोइंग, एनी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी, जो भी फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी रहेगी ना उसे अपन लेंगे सबसे पहले में फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में। फ्रीली कन्वर्टेबल का मतलब ये है कि जो पूरे के पूरे देश में, पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, यानी कि अपना डॉलर, ठीक है। काफी जगहों की वो होती है करेंसी ऐसी होती है, जैसे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, एक एम से वो है कंट्री है, मकाऊ है मेरे हिसाब से या कुछ है, तो वहां पे ना वहां की करेंसी फ्रीली ट्रेडेबल नहीं है। पहले आपको मतलब वो अगर आप बेचने जाओगे मिल तो जाएगी आपको, उसके बाद जब उसको बेचने जाओगे ना तो खरीदते नहीं है लोग, ठीक है। मतलब रेदर देन अपना एयरपोर्ट वगैरह पे जाना पड़ता है, बाकी जो ये इधर उधर वो रहते हैं ना वहां पे काफी दिक्कत आती है उसमें। तो एक फ्रीली कन्वर्टेबल वो होनी चाहिए फॉरेन करेंसी, जिसके ऊपर सबका ट्रस्ट हो, ठीक है। फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी होनी चाहिए। और यहाँ इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड में तो सीधा सीधा INR आ जाता है, इंडियन रुपी अपना, बस। फिर है दूसरा पॉइंट फॉर्म्स ऑफ ईसीबी। फॉर्म्स ऑफ ईसीबी, कैसे कैसे प्रकार के ईसीबी हो सकते हैं। पहला, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ईसीबी के लिए FCD बोलेंगे अब इसको शॉर्ट में अपन, लोन इंक्लूडिंग बैंक लोन, फ्लोटिंग फिक्स्ड रेट नोट्स, ठीक है। ये नोट्स मतलब लाइक डेट इंस्ट्रूमेंट टाइप हो गए। फिर बॉन्ड्स, डिबेंचर्स अदर देन फुल्ली एंड कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। मतलब वो कंपल्सरी अदर देन यानी कि वो हो गए नॉन कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए ना, अदर देन फुल्ली एंड कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा वाले डिबेंचर और बॉन्ड्स। ट्रेड क्रेडिट्स, ट्रेड क्रेडिट्स मतलब जैसे आप समझो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। मतलब आप जब उधारी पे गुड्स खरीदते हो ना, मान लो आपने पैसे नहीं दिए उस गुड्स के, जो गुड्स आपने खरीदे, तो एक तरीके से वो भी तो उधारी हो गया ना, वो भी तो एक तरीके से अपने पास बोरोइंग आई ना, वो पैसा आप यूज करोगे ना, उसको बेचोगे तो सही, पर उसका पैसा आप दोगे नहीं, अभी नहीं दोगे, बाद में दोगे, ठीक है। तो वो आपने जब उस समय के लिए पैसा यूज किया होगा, तो एग्जाम्पल के लिए आप लिख लो, साइड में नोट कर लो इसके बाजू में, ट्रेड क्रेडिट्स बियॉन्ड 3 ईयर्स, ठीक है। तो इसके बाजू में लिख दो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। 3 ईयर्स यानी कि गुड्स क्रेडिट्स बियॉन्ड 3 ईयर्स, ट्रेड क्रेडिट्स बियॉन्ड 3 ईयर्स, 3 साल से ज्यादा के लिए, ठीक है। बियॉन्ड 3 ईयर्स यानी कि 3 साल से ज्यादा के लिए होना चाहिए। FCCBs, FCEBs एंड फाइनेंशियल लीज आर दी फॉर्म्स ऑफ ECB अंडर फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB। अब ये जो मैंने लास्ट में पढ़ा ना FCCB, FCEB, फाइनेंशियल लीज तो समझ में आ गया। FCCB और FCEB क्या होता है, इसकी डेप्थ में अपन नहीं जाना है, जब आएगा तो अपन वहां पे उसको समझ लेंगे। अगर इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में आएगा तो इसमें, नहीं तो कैपिटल मार्केट वाले में तो आ ही जाएगा, ठीक है। इतना समझो, ये जो फाइनेंशियल लीज वगैरह है, पैसा मिला है, पैसा मिल रहा है, या एक टाइप से पैसा यूज करने को मिल रहा है ना, तो ये सारी चीजें अपनी आती हैं उसमें फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB में, ECB में ही समझो। फिर अब लेते हैं इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ECB में फॉर्म्स ऑफ ECB क्या है, ठीक है। सबसे पहला मोस्टली तो सेम ही रहेगा, लोन इंक्लूडिंग बैंक लोन्स, फ्लोटिंग फिक्स्ड रेट नोट्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आया प्रेफरेंस शेयर्स, अदर देन फुल्ली एंड कंपल्सरी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेड क्रेडिट्स बियॉन्ड 3 ईयर्स एंड फाइनेंशियल लीज ऑल्सो। अब यहाँ पे फाइनेंशियल लीज पे खत्म हो गया, ऑल्सो वाला पॉइंट चालू हो रहा है। ऑल्सो प्लेन वेनिला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इश्यूड ओवरसीज RDB, ठीक है। पूरा नाम है ये, प्लेन वेनिला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड इश्यूड ओवरसीज RDBs, ठीक है। अब ये वेनिला वो वाली बात नहीं हो रही है यहाँ पे, वेनिला रुपी का मतलब, वेनिला रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड का मतलब एक तरीके से ये भी डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, नाम है, अपन ने पहले भी एक कहीं वीडियो में पढ़ा होगा, मसाला बॉन्ड करके, तो ये सारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। तो अब वहां पे सर्कल करके लिख दो, वनीला के बाजू में सर्कल करके लिख दो डेट इंस्ट्रूमेंट्स विच कैन बी ईदर प्लेस्ड प्राइवेटली और लिस्टेड ऑन एक्सचेंज एज पर होस्ट कंट्री रेगुलेशंस, ठीक है। उसके रेगुलेशंस के हिसाब से अपना एक्सचेंज वगैरह भी आप उसके ऊपर कर सकते हो। तो ये अपन ने देखा करेंसी कौन सी होगी, और दोनों में देखा, और फॉर्म्स भी देखे कि किस प्रकार के हो सकते हैं ECB दोनों में। तीसरा, एलिजिबल बोरोवर्स कौन है अंडर FCD ECB। तो ऑल क्या बोलते हैं, एंटिटीज एलिजिबल टू रिसीव FCD फर्दर द फॉलोइंग एंटिटीज, ठीक है। देखो कौन सी आ गई, सबसे पहले तो ले लिया
ऑल एंटिटीज एलिजिबल टू रिसीव FDI, जो भी व्यक्ति एलिजिबल रहेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेने के लिए तो वो लोग ECB भी ले सकते हैं, सिंपल। फर्दर द फॉलोइंग एंटिटीज आर ऑल्सो एलिजिबल टू रेज ECB, कौन कौन? पोर्ट ट्रस्ट, यूनिट्स इन सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की भी अपन वीडियो बनाएंगे अभी जल्दी। SIDBI, SIDBI ये एक तरीके से बैंक है। फिर एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, ये एक्सिम बैंक होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, EXIM, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये लोग भी फर्दर द फॉलोइंग एंटिटीज आर आल्सो एलिजिबल टू रेज ECB, कौन सी? एक्सिम बैंक, सिडबी, सेज वाले यूनिट्स, और एक हो गया अपना पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। पोर्ट ट्रस्ट जो होते हैं वो सब ये ECB एलिजिबल हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंडियन रुपी में कौन कौन एलिजिबल बोरोवर रहेगा। इंडियन रुपी IRD ECB शॉर्ट में अपन इसको बोलते हैं। ऑल एंटिटीज एलिजिबल टू रेज फॉरेन करेंसी ECB, ठीक है। जितनी भी जो भी एंटिटी फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB ले सकती है ना, वो फिर अपना IRD ECB भी ले सकती है, सिंपल। पहला ये देख लिया। और दूसरा, रजिस्टर्ड एंटिटी एंगेज्ड इन माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी, रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज, रजिस्टर्ड सोसाइटीज, ट्रस्ट, कोऑपरेटिव्स और NGOs, ठीक है। 4 हो गए इसमें भी, 4 इसमें भी, ठीक है। सबसे पहले देखा अपन ने जो भी व्यक्ति फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB ले सकता है वो अपना ये भी ले सकता है, IDR ECB। दूसरे में अपन ने देखा रजिस्टर्ड एंटिटी जो कि होने चाहिए माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटी के रिलेटेड होना चाहिए, माइक्रो फाइनेंस एक्टिविटीज के रिलेटेड होना चाहिए। NGOs कर सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर नॉट प्रॉफिट यानी कि सेक्शन 8 कंपनी होगी तो वो भी IDR ECB ले सकती है। और चौथा अपन ने देखा ट्रस्ट सोसाइटी कोऑपरेटिव, जो भी रजिस्टर्ड सोसाइटी ट्रस्ट कोऑपरेटिव रहेंगे वो लोग भी एलिजिबल बोरोवर्स रहेंगे IRD इंडियन रुपी डिनोमिनेटेड ECB में, ठीक है। स्टार मार्क कर लेना, डिफरेंशिएट के फॉर्म में अपन का पूछा जा सकता है तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं अब रिकॉग्नाइज लेंडर्स फॉर बोथ रूट्स, कौन लेंडर्स यानी कि अपन कहां से पैसा लेकर आ सकते हैं, कौन से रिकॉग्नाइज लेंडर के पास से अपन पैसा उठा सकते हैं। द लेंडर शुड बी रेसिडेंट ऑफ FATF और IOSCO कंप्लाइंट कंट्री इंक्लूडिंग और ट्रांसफर ऑफ ECBs, ठीक है। इसको समझो पहले। FATF क्या होता है? FATF का फुल फॉर्म मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, पर FATF इज द रेगुलेटरिंग बॉडी फॉर मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। इसका अपन जब मनी लॉन्ड्रिंग वाला चैप्टर देखेंगे ना तो उसके ऊपर पूरी शॉर्ट नोट है FATF के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। FATF तो हो गया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और IOSCO होता है सिक्योरिटीज मार्केट के रिलेटेड है ना, वो बनाता है ये क्या बोलते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, और सेबी इसका मेंबर है, ठीक है। तो ये बॉडी हो गई किसकी? IOSCO सिक्योरिटी मार्केट की, FATF हो गई मनी लॉन्ड्रिंग की। द लेंडर शुड बी रेसिडेंट, जो लेंडर है वो रेसिडेंट होना चाहिए, कहाँ का? FATF का मेंबर होना चाहिए या फिर IOSCO का हो सकता है, कंप्लाइंट कंट्री इंक्लूडिंग और ट्रांसफर ऑफ ECBs, ठीक है। इतना नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना लिख देना, द लेंडर शुड बी रेसिडेंट ऑफ FATF और IOSCO कंप्लाइंट कंट्री। आगे देखो, हाउएवर, अब यहाँ से मेन चालू हो रहा है। हाउएवर मल्टीलेटरल and regional financial institution where India is a member country will also be considered as recognized lender, ठीक है। मल्टीलेटरल में आ गई अपनी IMF और अपना ये वर्ल्ड बैंक, उसमें बाजू में सर्कल करके लिख दो। मल्टीलेटरल का एग्जांपल हो गया IMF और ये वर्ल्ड बैंक, और आगे क्या लिखा था? मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रीजनल में आ गई अपनी जो ये ग्रुप्स नहीं होते, जैसे ब्रिक्स, आसियान, और जैसे अभी G20, मतलब G20 का तो एग्जांपल ठीक है वो अलग हो गया, पर जैसे ये ब्रिक्स और आसियान आपने उसमें पढ़ा होगा EET वाले में, तो उसके सर्कल करके लिख दो रीजनल वाले के ऊपर, ब्रिक्स और आसियान फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के मेंबर होने चाहिए, जहां पे इंडिया भी मेंबर है। कंट्री विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स, ठीक है। अच्छा नहीं, देखो इसमें क्या बोला हुआ है? मल्टीलेटरल एंड रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेयर इंडिया इज अ मेंबर कंट्री, वहां पे इंडिया भी मेंबर कंट्री होनी चाहिए, विल आल्सो बी कंसीडर्ड एज अ रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स। दूसरा, इंडिविजुअल्स, मतलब इंडिविजुअल से भी तो पैसे ले ही सकते हैं ना ECB के तौर पे, ये तो अब सारी ग्रुप्स और उसी की बात कर दी है, FATF और ये बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होगी, अब इंडिविजुअल भी दे सकता है, पर कब? इंडिविजुअल्स एज अ लेंडर कैन ओनली बी परमिटेड इफ दे आर फॉरेन इक्विटी होल्डर और फॉर सब्सक्रिप्शन टू बॉन्ड्स डिबेंचर लिस्टेड अब्रॉड, यानी कि आपकी जो कंपनी होगी ना उसमें उसने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा होगा, ठीक है। मतलब फॉरेनर हूं मैं अमेरिकन रेसिडेंट हूं, ठीक है। अब मैंने क्या बोलते हैं, इंडिया में आपकी कंपनी में
कुछ इक्विटी या फिर डेट के फॉर्म में या बॉन्ड के फॉर्म में मैंने कुछ खरीदी कर रखी है और मैं एक आपके उसमें होल्डर हूँ, ठीक है। तो वहां पे उस कंट्री में, अब मैं अगर आपकी कंट्री में, बाउंड्री तो चेंज हो गई ना, तो अब मैंने कुछ ना कुछ जब आपकी कंपनी में वो किया होगा तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट और आरबीआई वगैरह सब बीच में आ ही गए। तो अगर मैंने ऐसे कर रखा है ना, तो आपकी क्या बोलते, मैं फिर मैं रिकॉग्नाइज लेंडर कहलाऊंगा, सिंपल। अब इसके बाजू में ना मैंने एक लाइन लिख रखी है, वो लाइन लिख दो, इंडिविजुअल्स लेंडर ने आपकी कंपनी में, इंडिविजुअल्स लेंडर्स ने आपकी कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है या फिर डिवेंचर परचेस किए हैं, तो ही विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स। ठीक है, वापस बोल रहा हूं, इंडिविजुअल्स लेंडर्स ने आपकी कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है या फिर डिवेंचर परचेस किए हैं, तो ही विल बी कंसिडर्ड एज अ रिकॉग्नाइज्ड लेंडर, इंडिविजुअल। तीसरा, फॉरेन ब्रांचेस subsidiaries of Indian bank are permitted as recognized lenders only for FCY ECB. Foreign branches subsidiaries of Indian bank subject to applicable prudential norms can participate as arranged underwriters, market routes, traders for rupee denominated bond issue overseas। ठीक है, इसकी ये लास्ट वाले जो पॉइंट है वो कैंसिल कर दो, इतना लिखेंगे अपन सिर्फ तीसरे पॉइंट में, फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडरीज ऑफ द इंडियन बैंक आर परमिटेड एज ए रिकॉग्नाइज्ड लेंडर ओनली फॉर FCY ECB। FCY यानी कि अपना ये जो अभी हमने देखा ना, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB, वो। अब मान लो SBI है, SBI की कोई अमेरिका में ब्रांच है, ठीक है, अमेरिका की SBI में अमेरिका की कोई ब्रांच है या फिर SBI की कोई सब्सिडरी कंपनी है अमेरिका में। अब वहां से आप लेकर तो आ सकते हो, ECB के लिए वो कर सकता है वो, पर सिर्फ FCY यानी कि फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड ECB में ही कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर क्या बोलते, इंडिया को पैसा चाहिए होता और अगर ये SBI की ब्रांच है और SBI की कोई सब्सिडरी है, तो वो अगर इंडियन रुपी में ही लेना होता यहाँ से, तो वो इंडिया से नहीं ले लेता, है ना। तो इस वजह से अगर वो अभी देखो यहाँ पे इंडिया है, SBI से पास से पैसे लेकर आ सकता हूँ अगर मेरे को इंडियन में चाहिए तो। अब मेरे को FCY में चाहिए ECB, तो फिर मैं यहां जाके कर सकता हूं, और ये यहां पे FCY में ही कर सकता है, तो ही वो रिकॉग्नाइज्ड लेंडर कहलाया जाएगा। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। एंड यूजेस क्या है? नेगेटिव लिस्ट दी हुई है यहां पे फॉर बोथ रूट्स। द नेगेटिव लिस्ट फॉर द विच द ECB प्रोसीड्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, मतलब यहां पे आप ECB यूज नहीं कर सकते। वुड इंक्लूड द फॉलोइंग रियल एस्टेट एक्टिविटीज। अब ये देखो हेड दिए हुए हैं, अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन अपन ने पिछले 3 वीडियो में भी बात करी थी। रियल एस्टेट एक्टिविटीज जो भी होती है ना, सारी नहीं होती, कुछ सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस होती हैं, तो ठीक है, ये फिलहाल आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अपन ने हेड के हिसाब से लिखना है। रियल एस्टेट एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल पर्पस एक्सेप्ट ECB रेज फॉर फॉरेन इक्विटी होल्डर, फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर। ठीक है, पहले जो 3 दिए हुए हैं ना, 3, हाँ, पहले जो 3 दिए हुए हैं वहां पे देखो, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट, ECB उठाई, कैपिटल मार्केट में लगा दिया, नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट नहीं कर सकते, इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, रियल एस्टेट एक्टिविटी नहीं कर सकते। फर्स्ट पॉइंट वो था, ठीक है। और चौथा, वर्किंग कैपिटल पर्पस के लिए अपना ECB से पैसा लिया, और वर्किंग कैपिटल में आप पैसा नहीं लगा सकते, एक्सेप्ट अगर फॉरेन इक्विटी होल्डर से पैसा आया है तो वहां पे आप लगाओ, भले चलेगा। जनरल कोऑपरेटिव पर्पस, एक्सेप्ट वही फॉरेन इक्विटी होल्डर। रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन, ठीक है, एक्सेप्ट फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर। सिंपल। 6 पॉइंट हो गए। 7वां पॉइंट, ऑन लेंडिंग टू एंटिटीज फॉर द अबव एक्टिविटीज। ऑन लेंडिंग का मतलब होता है ECB आई और वो लेके उधार दे दिया, ठीक है, उधार लेके उधार देना इज ऑन लेंडिंग, ठीक है। ऑन लेंडिंग टू एंटिटीज फॉर द अबव एक्टिविटीज, यही सारी अबव एक्टिविटीज के लिए आपने कहीं और से पैसा लिया और ये वाली एक्टिविटी कर दी, तो वो भी आप नहीं कर सकते ECB लेके। मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है, अच्छा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारे जो हैं, अभी 3-4 जो टॉपिक्स आएंगे वो सिर्फ ऐसे ही हैं, उसके बाद वापस से इंपॉर्टेंट चैप्टर चालू हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट पूरा अपना जितने भी ब्लॉक्स है वो इंपॉर्टेंट है। देखते जाते हैं। एक्सचेंज रेट क्या बोला हुआ है? फॉर बोथ रूट्स, चेंज ऑफ करेंसी ऑफ फॉरेन करेंसी ECB इंटू इंडियन रुपी ECB कैन बी at the exchange rate prevailing on the date of the arrangement of such changes between the parties concerned, or at the exchange rate whichever is less than the rate prevailing on the date of the arrangement if consented to by the ECB lender। अगर ECB
फॉरेन करेंसी ईसीबी को आपको कन्वर्ट करवाना है इंडियन रुपी ईसीबी में, तो फिर एक्सचेंज रेट जो भी उस दिन आरबीआई के रेफरेंस रेट के हिसाब से देखा जाएगा और जो भी प्रिवेलिंग रहेगा उसके हिसाब से वो कर सकते हैं, या फिर जो भी अग्रीमेंट के बेसिस पे सेट किया होगा ईसीबी लेंडर्स ने उसके कंसेंट के हिसाब से कर सकते हैं। डेट ऑफ कन्वर्जन फॉर कन्वर्जन ऑफ रुपी कन्वर्जन टू रुपी द एक्सचेंज रेट शैल बी रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ द सेटलमेंट। ठीक है, जो भी वो उस दिन के लिए डेट रहेगा वो माना जाएगा। ठीक है, एक बार वापस से इतनी लाइन अंडरलाइन कर दो, कैन बी एट द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ द agreement of such change between the parties concerned or at the exchange rate which is less than the rate prevailing। ठीक है, अगर which is less than the rate prevailing on the date of the agreement। ठीक है, पार्टीज ने अग्रीमेंट में मान लो 100 रुपए तय किया है, प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ द अग्रीमेंट फॉर सच चेंजेस बिटवीन द पार्टीज कंसर्न। ठीक है, 100 रुपए अग्रीमेंट में है, पर एट एन एक्सचेंज रेट which is less than the rate prevailing on the date of agreement if consented with to by the ECB lenders। पर अब जो एक्सचेंज रेट चल रहा है ना वो कम चल रहा है, यानी कि मान लो 90 रुपए चल रहा है, तो ECB लेंडर से बात करके 90 रुपए में भी अपन चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट 90 रुपए में भी हो सकता है, भले ही एग्रीमेंट में 100 रुपए क्यों ना लिखा हो। ठीक है, तो फॉर द कन्वर्जन ऑफ 2 रुपी द एक्सचेंज रेट शैल बी रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ द सेटलमेंट। जो भी उस दिन के लिए रेलेवेंट डेट होगा वो होगा, रेट होगा वो माना जाएगा। Limit and leverage for both routes under the foresaid framework, all eligible borrowers can raise ECB up to the $750 million US। ठीक है, under the aforesaid framework, all eligible borrowers can raise ECB up to $750 million or equivalent per financial year under automatic route। मतलब आप $7.5 मिलियन US तक ECB रेस कर सकते हैं जो भी एलिजिबल बोरोवर्स रहेंगे ऑटोमेटिक रूट के थ्रू पर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फर्दर इन केस ऑफ FCY डिनोमिनेटेड ECB रेज्ड फ्रॉम डायरेक्ट फॉरेन इक्विटी होल्डर ECB, लायबिलिटी इक्विटी रेशियो फॉर ECBs रेज्ड अंडर द ऑटोमेटिक रूट कैन नॉट एक्सीड 7:1। ठीक है, यहाँ पे डेट इक्विटी रेशियो की बात कर रहे हैं, लायबिलिटी इक्विटी रेशियो यानी कि डेट इक्विटी रेशियो, वो 7:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब जिसमें जो डेट की पावर रहेगी ना वो 7 के हिसाब से रहेगी और इसकी 1 रहेगी, यानी कि अगर आपकी इक्विटी 1 लाख की है तो यह आपका जो डेट है वो 7 है जो वो 7 लाख का ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। फर्दर इन केस ऑफ FCY डिनोमिनेटेड ECB में raised from direct foreign equity holder ECB liability ratio equity ratio for ECB raised under the automatic route cannot be exceed 7:1। ठीक है, ये हो गई लिमिट एंड लेवरेज फॉर बोथ रूट्स। और जो दूसरा वाला अपन ने पढ़ा केस वो है फॉरेन डायरेक्ट, जहां देखो स्पेसिफिकली बोला होगा तो स्पेसिफिकली पकड़ के चलना, बाकी जो है वो ओवरऑल देखा जाता है। However, the ratio will not be applicable if outstanding amount of all ECBs, including proposed one, is up to the $5 million or equivalent. Further, the borrowing entity will also be governed by the guidelines on the debt equity ratio issued, if any, by the sectoral or prudential regulator concerned। ठीक है, यहाँ पे ये बोला है कि जो रेशियो एप्लीकेबल रहेगा ना वो ऐसे तो रहेगा, अगर आप FCY के थ्रू आ रहा है आपका ECB का तो वो एक्सीड नहीं होना चाहिए 7:1 का। पर अगर आपका जो वो है ना अमाउंट है इंक्लूडिंग प्रपोज वन, आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ ऑल ECBs इंक्लूडिंग प्रपोज वन इज अप टू $5 मिलियन तक ही है। ठीक है, 5 मिलियन तक या फिर 5 मिलियन भी होगी तो भी चलेगा। ठीक है, तो वहां पे आपका कोई रेशियो एप्लीकेबल नहीं होगा। 5 मिलियन से ज्यादा जैसे ही बढ़ता है $1 भी, $1 भी, तो फिर वो क्या बोलते हैं आपका वो वाला क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा, रेशियो आपका वो माना जाएगा, डेट इक्विटी रेशियो वाला। ठीक है, आगे देखते हैं मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड MAMP फॉर बोथ रूट्स। अब ये रीड ओनली वाला आंसर है तो उस हिसाब से देखेंगे। मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड फॉर ECB विल बी 3 years। एक सिर्फ ध्यान रखो जो जनरल बोला हुआ है 3 साल के लिए है मिनिमम एवरेज मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि 3 साल तक आप क्या बोलते हैं ECB अपने पास रख सकते हैं। मिनिमम मैच्योरिटी, मिनिमम, अच्छा नहीं मिनिमम मतलब ECB 3 साल के लिए तो आएगी ही आएगी। कॉल एंड पुट ऑप्शंस इफ एनी शेल नॉट बी एक्सेसाइबल प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ मिनिमम। हाँ ठीक है, कॉल या पुट यानी कि आप खरीद बेच नहीं सकते वापस से
इस डेट के मैच्योर होने से पहले, ठीक है। हाउएवर फॉर द स्पेसिफिक कैटेगरी मेंशन बिलो द एमएएमपी आर, अब जो कैटेगरी बोलूंगा ना उसके हिसाब से अलग से एमएएमपी दिया हुआ है, तो वो भी एक बार पढ़ के देख लेते हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसका जो ईसीबी रेस किया है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अप टू $50 मिलियन या इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर, तो एमएएमपी इज 1 ईयर। ईसीबी रेज्ड फ्रॉम फॉरेन इक्विटी होल्डर फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस, जनरल ये वाले कॉर्पोरेट पर्पस फॉर द रिपेमेंट ऑफ रुपी लोन, तो उसके लिए है 5 साल। ईसीबी रेज फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और एंड ऑन लैंडिंग बाय एनबीएफसीज, तो वहां पे है 10 साल की एमएएमपी। ईसीबी रेज फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन ऑन लैंडिंग ऑफ एनबीएफसीज, तो वहां के लिए है 7 साल। अब देखो ये आपको कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे लगेंगे साथ सेम है, वहां पे भी यही था, एनबीएफसी वाला यहाँ पे भी यही था, तो इसकी बहुत सारी इन डेप्थ चीजें दी हुई हैं, अपन को यहाँ पे दी नहीं है इसलिए अपन उसको पढ़ेंगे भी नहीं, और जितना दिया हुआ है एक बार सिर्फ रीड ओनली वाला, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले जब एमसीक्यू वगैरह था, एमसीक्यू बोलते थे तो तब इंपॉर्टेंट हो जाता था, पर अब नहीं है। फिर एक और बार पढ़ लेते हैं दूसरा भी, ईसीबी रेज फॉर रीपेमेंट ऑफ रुपी लोन और ऑन लैंडिंग ऑफ एनबीएफसी फॉर द सेम पर्पस, तो हो गया अपना 10 साल। फिर इट मे बी नोटेड दैट द कैटेगरी मेंशन टू एट बी टू ई ईसीबी कैन नॉट बी रेज फ्रॉम फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडियरी ऑफ इंडियन बैंक्स, द प्रिस्क्राइब्ड एमएएमपी विल हैव टू बी स्ट्रिक्टली कंप्लाइड विद द अंडर द ऑल दी सर्कमस्टांसेस। ठीक है, छोड़ो इसको, 3 साल इन जनरल याद रखना बस। ठीक है, देखते हैं आगे। इशुएंस ऑफ गारंटी एक्सेट्रा बाय इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर बोथ रूट्स। ठीक है, इशुएंस ऑफ एनी टाइप्स ऑफ गारंटी बाय इंडियन बैंक, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एनबीएफसी रिलेटिंग टू ईसीबी इज नॉट परमिटेड। ठीक है, इशुएंस ऑफ एनी टाइप ऑफ गारंटी बाय इंडियन बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड एनबीएफसी रिलेटिंग टू ईसीबी इज नॉट परमिटेड। फर्दर, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज विया अपना इंडियन बैंक, ऑल इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी shall not invest in FCCBs और FCEBs in any manner whatsoever। मतलब मना ही कर दिया सीधा सीधा इन लोगों को, इंडियन बैंक को, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, एनबीएफसी को और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को भी shall not invest in FCCBs और FCEBs in any manner whatsoever। आगे देखते हैं, पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स। ठीक है, ऊपर वाला समझ में आ गया ना, नॉट परमिटेड है ये सारी चीजें ईसीबी के लिए, और एफसीसीबी एफसीईबीज में इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को भी मिला के। अब एक और, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से फटाफट फटाफट समझते जाएंगे, और जहाँ ऐसा लगेगा कि हाँ यार थोड़ा सा और गहराई से समझना है, तो वहां पे थोड़ा सा रुक के समझेंगे। पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स क्या बोला है इसमें? ECB proceeds are permitted to be parked abroad as well as domestically in the manner given below। ठीक है, देखो 100 करोड़ का ECB है, 60 करोड़ आपने यूज कर लिए, बचे 40 करोड़। तो उसको आप ना पार्क कर सकते हो, कहां पे पार्क कर सकते हो ना, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 100 करोड़ का ईसीबी था, 60 करोड़ आपने लगा दिए, 40 करोड़ अभी भी बचे हैं, तो फिर अभी तो जरूरत है नहीं, तो वो 40 करोड़ का क्या करोगे, उसको पार्क करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स अब्रॉड, बाहर भी कहीं कर सकते हो। ईसीबी प्रोसीड्स मींस ओनली फॉर फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर्स कैन बी पार्क्ड अब्रॉड पेंडिंग यूटिलाइजेशंस। टिल यूटिलाइजेशन दिस फंड्स कैन बी इन्वेस्टेड इन द फॉलोइंग लिक्विड एसेट्स। ठीक है, लिक्विड एसेट्स में आप उसको इन्वेस्ट करके रख सकते हो कि हाथों हाथ जब भी पैसा चाहिए होगा मैं उसको क्या बोलते हैं लिक्विडेट कर लूंगा। क्या क्या है अब वो? डिपॉजिट्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और अदर प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय बैंक रिलेटेड रेटेड नॉट लेस देन AA। अब ये कैटेगरी है, उसकी अपन को गहराई में नहीं जाना है। AA माइनस, ठीक है, अब यहाँ पे वो दिया हुआ है ब्रैकेट में माइनस, बाय स्टैंडर्ड एंड पुअर फ्लेच IBCA और कैपिटल A स्मॉल a फिर 3 बाय मोदीज।
इसकी ऐसी की तैसी, इतना समझो। यहाँ पैसा लगा सकते हो इन रेटों को छोड़ो, तो इतना लिख देना, डिपॉजिट्स और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और अदर प्रोडक्ट्स ऑफर्ड बाय बैंक, ठीक, बस, ठीक है, एज प्रिस्क्राइब्ड करके लिख देना ये रेटेड, और उसके बाद एज प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड्स एंड बस, हाँ स्टैंडर्ड्स। दूसरा पॉइंट, ट्रेजरी बिल्स एंड अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ 1 ईयर मैच्योरिटी हैविंग मिनिमम रेटिंग ऑफ इंडिकेटेड अबाउट, ठीक है, वैसे ही, ठीक है, वैसे ही लिख देंगे, 1 ईयर मैच्योरिटी होनी चाहिए उसकी, अदर मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट और ट्रेजरी बिल्स की, तो वहां पे भी आप अपना वो पार्क कर सकते हो, पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा, डिपॉजिट्स विद फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक अब्रॉड, ठीक है, एसबीआई की इंडिया की जगह पे अमेरिका में अपनी ब्रांच है दूसरी, तो वहां पे भी आप अपना वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो फिर अपना फायदा, ठीक। दूसरा, ठीक है, अब अगला पॉइंट है, पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स डोमेस्टिकली, मतलब इंडिया में भी आप उसको पार्क कर सकते हो। एफसीसीबी प्रोसीड्स मींस फॉर रुपी एक्सपेंडिचर शुड बी रिपेट्रिएटेड, मतलब देश वापसी के लिए, रिपेट्रिएशन का मतलब होता है देश में वापस आना, ठीक है। पार्किंग ऑफ ईसीबी प्रोसीड्स डोमेस्टिकली देख रहे हैं अपन, ईसीबी प्रोसीड्स मींस फॉर रुपी एक्सपेंडिचर शुड बी repatriated immediately for credit to their rupee account with AD category 1 bank in India. ECB borrowers are also allowed to park ECB proceeds in term deposits with AD category 1 bank in India for a maximum period of 12 months. 12, वही अपना 1 साल ही हो गया cumulatively. These terms deposit should be kept in a unencumbered position, मतलब कोई ऐसा नहीं कि इसके ऊपर कुछ कोई एनकम्बरेंस बाकी हो, या कुछ तरीके से कुछ उसके ऊपर कोई एनी प्रकार की कुछ ड्यू डिलिजेंस उसका बाकी नहीं होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। अगर आपको इंडिया में भी डोमेस्टिकली भी करना है तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मीन फॉर रुपी एक्सपेंडिचर शुड बी रिपेट्रिएटेड इमीडिएटली फॉर क्रेडिट टू द रुपी अकाउंट, ठीक है। अब वो रिपेट्रिएट यानी कि अपना वापस से उसको तुरंत निकाल के आप यूज कर सकते हो विद एडी कैटेगरी 1 बैंक, और 1 साल के जो होते हैं ना 12 महीने के मैक्सिमम पीरियड के लिए, 12 महीने के लिए आप टर्म डिपॉजिट में भी उस पैसे को लगा सकते हो विद एडी कैटेगरी 1 बैंक। सिंपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर, इजी आंसर। आगे देखते हैं प्रोसीजर ऑफ रेजिंग ईसीबी, कैसे आप क्या बोलते हैं ईसीबी रेज कर सकते हो, देखते जाते हैं। ऑल ईसीबीज कैन बी रेज्ड अंडर द ऑटोमेटिक रूट इफ दे कंफर्म्स द पैरामीटर्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द फ्रेमवर्क, देख लिए थे अपन ने। फॉर अप्रूवल रूट केसेस द बोरोवर्स, द अप्रूवल रूट की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, तो द बोरोवर्स मे अप्रोच द आरबीआई विद द एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ईसीबी फॉर एग्जामिनेशन थ्रू देयर एडी कैटेगरी 1 बैंक। अप्रूवल के लिए आपको आरबीआई के लिए चाहिए तो एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, फॉर्म नंबर है एफसीबी, फॉर्म नंबर है ईसीबी फॉर एग्जामिनेशन थ्रू देयर एडी कैटेगरी 1 बैंक। तीसरा, सच केसेस शैल बी कंसीडर्ड कीपिंग इन अ व्यू टू ओवरऑल गाइडलाइंस, माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड मेरिट्स ऑफ द स्पेशल पर्पस, ठीक है। एडी कैटेगरी 1 और आरबीआई वगैरह देख सकते हैं, दूसरी सारी गाइडलाइंस पूरी हो रही है नहीं हो रही है, माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन उससे अच्छी हो रही है नहीं हो रही है, मेरिट्स ऑफ द स्पेसिफिक प्रपोजल, अगर इससे आता है पैसा या फिर ये इसको अपन अप्रूव करते हैं तो इंडिया का कितना भला होगा, वो लोग सारी चीजें देखेंगे। फिर ईसीबी प्रपोजल रिसीव्ड इन द रिजर्व बैंक अबव सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट रिफिक्स्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम वुड बी प्लेस्ड बिफोर द एम्पावर्ड कमिटी सेट अप बाय द आरबीआई, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर अंदर आपको करनी पड़ेगी आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से। ईसीबी प्रपोजल रिसीव्ड इन द रिजर्व बैंक above certain threshold limit would be placed before the empowered committee set up by the RBI, उसके द्वारा फिर देखा जाएगा अगर वो threshold limit को क्रॉस कर रहा है। The empowered committee will have external as well as internal members and the reserve bank will take a final decision in the case taking into account a consideration of the empowered committee, ठीक है। Entity desirous to raise ECB under the automatic route may approach an AD category 1 bank with their proposal along with duly filled in form ECB. Entities desirous to raise ECB under the automatic route may approach an AD category 1 bank with their proposal along with the duly filed form ECB. Automatic route के थ्रू है तो कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है, पर फिर भी आपने AD category 1 के थ्रू ही आप कर सकते हो और आपको ECB फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा। Whose responsibility is it to ensure compliance with the ECB guidelines? किसकी responsibility रहेगी? The primary responsibility for ensuring that the borrowing is in compliance with the applicable ECB guidelines is to the borrowers concerned.
जो बोरोवर रहेगा ना उसकी जिम्मेदारी रहेगी। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरिंग दैट द बोरोइंग इज इन कंप्लायंसेस। आप पैसा मांग रहे हो, पैसा ले रहे हो, पैसा यूज भी कर रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी ना, जो भैया पैसा कोई दे रहा है तो वो पैसा सही पैसा है या नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी रहेगी। With the applicable ECB guidelines is that of the borrowers concerned. Structures which bypass circumvent ECB guidelines, मतलब ECB guideline का उल्लंघन करना basically in any manner and or raising borrowings in any other manners which is not permitted, disguising borrowing under the wrap of the other kind of transaction and or contravention provision of the foreign exchange management borrowing and lending in the foreign exchange management regulation 2018 would also invent penal action under FEMA। ठीक है जी, इतना ही सिंपल ध्यान रखो, अगर कोई उल्लंघन किया तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है और ये सारी चीजें देखी जाएंगी। रेगुलेशन रूल्स का कोई भी पालन करना अनिवार्य ही है, नहीं किया होगा तो लोचा हो जाएगा। पेनल एक्शन भी लिया जा सकता है फेमा के द्वारा। और बस आगे बढ़ सकते हैं। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है? रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है? इंपॉर्टेंट आंसर है अगेन, borrowing under ECB frameworks are subject to following reporting requirements apart from any other specific reporting required under the framework। उसके अलावा ये वाले तो आपने कंपलसरी करनी ही है, मैंडेटरीली करनी ही है ECB फ्रेमवर्क के तौर पे। ठीक है, पढ़ते जाते हैं। 4 प्रकार के मेन दिए हुए हैं। लोन रजिस्ट्रेशन नंबर, LRN नंबर बोलते हैं इसको, LRN बोलते हैं बेसिकली, लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। एनी ड्रॉन डाउन एक्सेप्टेंस ऑफ फंड होता है, ये ड्रॉन डाउन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ फंड in respect of an ECB should happen only after obtaining the LRN from the Reserve Bank. To obtain the LRN, borrowers are required to submit duly certificate from ECB form ECB, which also contains terms and conditions of the ECB in duplicate to the designated AD category 1 bank. In turn, the AD category 1 bank will forward 1 copy to the director, balance of the payment static division, department of statistics and information management, DSIM इसको बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 1 कॉपी भेजी जाएगी। कॉपीज ऑफ अ लोन एग्रीमेंट फॉर रेजिंग ECB आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द RBI। वाह, ठीक है, मतलब लोन एग्रीमेंट की कॉपीज भेजना जरूरी नहीं है, पर लगेगा तो भेज भी सकते हैं। ठीक है जी, सिंपल ही था। अगर आपने लोन रजिस्ट्रेशन नंबर पहले आपको लेना पड़ेगा, और वो क्या बोलते, टू ऑब्टेन द LRN बोरोवर्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ड्यूली फॉर्म, आपको ECB भरना है, विच कंटेन्स द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ECB, और इन डुप्लीकेट टू द डेजिग्नेटेड AD कैटेगरी 1 बैंक को भी सबमिट करना है। और फिर जब वो AD कैटेगरी 1 होगा वो फॉरवर्ड कर सकता है 1-1 कॉपी सबको, डायरेक्टर, बैलेंस ऑफ DSIM, RBI। और लोन की कॉपी मतलब अग्रीमेंट की कॉपी उसको नहीं भेजेंगे ना, फॉर रेजिंग ECB नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट टू बी RBI। अपनी AD कैटेगरी 1 ने देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, भरोसा है उसके ऊपर। आगे देखते हैं, चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ECB, उसमें कुछ अगर चेंजेस होते हैं तो क्या रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट आपकी है? चेंजेस इन ECB पैरामीटर्स इन कंसेंस with the ECB norms, including reduced payment by mutual agreement between the lenders and borrowers, should be reported to the DSIM through revised form ECB at the earliest, in any case not later than 7 days from the changes effected while submitting। मतलब देखो, जब भी आपने चेंज किए होंगे ना, उसके 7 दिन के अंदर लेंडर को भी, बोरोवर की भी, सबकी कंसेंट होनी चाहिए। म्यूचुअल एग्रीमेंट आप करोगे, उसमें सारी चीजें होंगी और आपको वो DSIM को बताना है और रिवाइज्ड फॉर्म भरना होगा वापस एट द अर्लीस्ट इन द केस नॉट लेटर देन। ठीक है, जल्द से जल्द करना है, पर 7 दिन से ज्यादा नहीं हो सकते। फ्रॉम द चेंजेस अफेक्टेड व्हाइल सबमिटिंग रिवाइज्ड फॉर्म ECB, द चेंजेस शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कम्युनिकेशन। ठीक है। तीसरा, मंथली रिपोर्टिंग ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन। ठीक है, मंथली रिपोर्टिंग भी करनी है भैया। द बोरोवर्स आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट actual ECB transaction through form ECB2 return through the AD category 1 on monthly basis। जैसे GSTR 1 और ये सारे रिटर्न भरते हैं ना, वैसे है फॉर्म ECB2 रिटर्न, जहां पे आप मंथली बेसिस पे, मतलब जो बोरोवर रहेगा वो बताएगा किसको, AD कैटेगरी 1 बैंक को ऑन मंथली बेसिस, सो एज टू रीच DSIM विद इन 7 वर्किंग डेज। ठीक है, साथ जो कि वो so as to reach DSIM within 7 working days from the close of the month to which it relates. Changes, if any, in ECB parameter should also be incorporated in form ECB2 return। अगर कुछ चेंजेस वगैरह भी होने हैं ना, तो वो आपको ECB2 रिटर्न में बताने होंगे और AD कैटेगरी 1 को सबमिट करना होगा, वो आगे DSIM को बताएगा विद इन 7 वर्किंग डेज। ठीक है जी, आगे देखते हैं, लेट सबमिशन फी, LSF बोलते हैं इसको, फॉर डिले इन रिपोर्टिंग।
तो आपको लेट सबमिशन फी लगेगी। एनी बोरोवर्स हु इज अदरवाइज इन कंप्लायंस विद द ईसीबी गाइडलाइंस कैन रेगुलराइज द delay in reporting of drawdown of ECB proceeds before obtaining LRN or delay in submissions of form ECB2 return by payment of late submission fee as prescribed। ठीक है, ठीक है, उसके लिए भी फॉर्म ECB2 ही भरना है, तो याद करने के लिए तो सिंपल है भैया। और जो भी प्रिस्क्राइब्ड सबमिशन फी करके आपका वो हो सकता है, पेमेंट भी करना है बाय पेमेंट ऑफ लेट सबमिशन फी एज प्रिस्क्राइब्ड, वो कर सकते हो, आगे बढ़ाई जा सकता है आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा सा ही बचा यार अभी तो, मेरे को लग रहा था हाँ ठीक है अच्छा है। चलो देखते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स SOP फॉर अनसर्टेनेबल एंटिटीज। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर क्या है फॉर अनसर्टेनेबल एंटिटीज। ठीक है, अब ये फिर अनसर्टेनेबल बोला मैंने, अनट्रेसेबल है ये। ठीक है, अनट्रेसेबल यानी कि ECB से पैसा लिया और भाग गए। ठीक है, तो उनके लिए कुछ अलग से, उनके लिए जो होते हैं ना कि हाँ भैया इसका तो ट्रैक रिकॉर्ड पहले से ही खराब है, ये कुछ ना कुछ तो लोचा करेगा, अभी तो ECB ले रहा है, बाद में इसके ऊपर हमें भरोसा नहीं है, तो फिर उसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिया गया है फॉर अनट्रेसेबल एंटिटी। सही बोला इस बार मैंने। आगे देखते हैं, मतलब पढ़ते हैं इसको। द फॉलोइंग SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अभी इससे अपन SOP से इसको वो करेंगे, has to followed by designated AD category 1 bank in case of untraceable entity who are found to be in contravention of reporting provisions for ECBs by failing to submit prescribed return under the ECB framework either physically or electronically for past 8 quarters or more। मतलब वो बंदा 8 साल ECB ले चुका है, अब 8 लगातार क्वार्टर से उसने कुछ चीजें रिपोर्टिंग में और ECB गाइडलाइंस में, प्रिस्क्राइब्ड रिटर्न्स भरने में, ECB फ्रेमवर्क में, फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी चीज़ में जो भी उसको सबमिट करनी थी पिछले 8 क्वार्टर से वो नहीं कर रहा है, तो उसको फिर SOP कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। डेफिनेशन में क्या बोला देखो, एनी बोरोवर हु हैज रेज्ड ECB विल बी ट्रीटेड एज अनट्रेसेबल एंटिटी इफ एंटिटी, ऑडिटर, डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स ऑफ एंटिटी आर नॉट रीचेबल। ठीक है, मतलब वो एंटिटी खुद, ऑडिटर, डायरेक्टर, प्रमोटर ऑफ द एंटिटी आर नॉट रीचेबल, रिस्पॉन्सिव, रिप्लाई इन अ नेगेटिव ओवर ईमेल, लेटर, फोन। ठीक है, इसको टुकड़ों में समझो। नॉट रीचेबल यानी कि उस तक पहुंचा नहीं जा सकता, नॉट रिस्पॉन्सिव यानी कि वो लोगों को पहुंच तो रहा है, वो लोग जवाब नहीं दे रहे, रिप्लाई इन नेगेटिव मतलब गलत तरीके से अपना रिप्लाई दे रहे हैं कि हाँ भैया जो खड़ना उखाड़ ले, नहीं करूंगा, मैं नहीं भरने वाला, नहीं करूंगा। अब क्या कर लोगे तुम, नहीं करेंगे वो लोग तो। ओवर ईमेल के थ्रू, लेटर के थ्रू, फोन के थ्रू फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 क्वार्टर्स। 2 क्वार्टर से हम लोगों ने मदद पूछने की कोशिश करी, पिछले 2 क्वार्टर से उसके ये लोचे लपाटे चल रहे हैं, तो उसको फिर SOP में डाल दिया जाएगा, उसको अनट्रेसेबल एंटिटी के तौर पे घोषित कर दिया जाएगा, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, सिंपल। विद डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेशन रिमाइंडिंग नंबर 6, मतलब आपने उसको 6 बार लगातार डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेशन रिमाइंडर्स नंबरिंग 6 और मोर एंड इट फुलफिल्स बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, आपने 6 बार से ज़्यादा उसको रिमाइंड भी करवा दिया, उस तक पहुंचने की भी कोशिश कर ली, और डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेशन भी करने की कोशिश करी कि हाँ भैया देख तेरी ये चीज़ें हैं और कर ले शांति से, पर पिछले 6 बारी में उसने नहीं करी। देखो 3 क्वार्टर थे इसमें, एक तो 8 क्वार्टर से लगातार उसकी ये सारी फेलिंग चल रही है, उसके बाद आपने 2 क्वार्टर से लगातार उसके ऊपर पहुंचने की कोशिश करी तो वो नॉन रीचेबल हो गया, रिस्पॉन्सिव नहीं है, या फिर गलत तरीके से रिस्पॉन्स दे रहा है, नेगेटिव में रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आपका वो अनट्रेसेबल हो जाएगा। और आपने उसको 6 बार से ज्यादा रिमाइंड भी करवाने की कोशिश करी कि भैया भर दे दिक्कत हो जाएगी, पर नहीं करा, तो फिर उसको अनट्रेसेबल एंटिटी घोषित कर देंगे और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर उसके ऊपर लागू हो जाएगा। अब कुछ कंडीशंस दी हुई है, वो कंडीशंस क्या है देखो, इट फुलफिल बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या है, पहली है एंटिटी नॉट फाउंड टू बी ऑपरेटिव एट द रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस एज पर द रिकॉर्ड अवेलेबल विद द AD बैंक और नॉट फाउंड टू बी ऑपरेटिव ड्यूरिंग द विजिट ऑफ द ऑफिशियल ऑफ द AD बैंक और एनी अदर एजेंसीज ऑथराइज्ड बाय द AD बैंक ऑफ द पर्पस। यानी कि ऑफिसर्स उसकी जगह पे भी चले गए, उसके एड्रेस पे भी चले गए, आपने जो दिया हुआ AD कैटेगरी 1 बैंक को, जब ECB ले रहे हो तो फिर एड्रेस वगैरह सब कुछ देना पड़ता है,
अब वो ईसीबी के मतलब वो ईसीबी ऑफिसर्स और वो सारी मतलब ईसीबी ऑफिसर नहीं, एडी कैटेगरी बैंक के और जितने भी अपने ऑफिशियल्स रहते हैं वो लोग उसकी विजिट पे चले गए कि हाँ भैया देख के आते हैं क्या चक्कर है। तो वहां पे गए तो आपको प्रेमाइसिस खाली मिली, वहां पे कोई ऐसा ऑफिस है ही नहीं, ठीक है, वहां पे मान लो झुपड़पट्टी है। तो फिर उसको फिर इसी तरीके से मान लिया जाएगा कि हाँ भैया ये हो गई अपनी अनट्रेसेबल एंटिटी, और अगर इसको ऐसा हो गया तो इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तौर पे अपन इसको फिर आगे से कंसीडर करेंगे। दूसरा, एंटिटी हैव्स नॉट सबमिटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट फॉर लास्ट 2 years और मोर। अब ये सारे रिकॉर्ड जब पता चलते हैं ना, तो अपन को ये भी पता चल गया कि उसने पिछले 2 साल से स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट हमें सबमिट ही नहीं किया है। एंटिटीज हैव नॉट सबमिटेड स्टैट्यूटरी ऑडिटर सर्टिफिकेट फॉर लास्ट 2 years और मोर, तो भी उसे फिर इस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अब इसके ऊपर क्या एक्शन लेगी, ठीक है, अब इस प्रोसीजर में और ये सब में क्या है, तो एक्शन क्या लिया जाएगा, तो फॉलोइंग एक्शन आर टू बी अंडरटेकन इन द रिस्पेक्ट ऑफ अनट्रेसेबल एंटिटीज। पहला, फाइल रिवाइज्ड फॉर्म ईसीबी, ये कौन भरेगा, एडी कैटेगरी 1 बैंक भरेगी, फाइल रिवाइज्ड फॉर्म ईसीबी इफ रिक्वायर्ड, एंड लास्ट फॉर्म ईसीबी टू रिटर्न विदाउट सर्टिफिकेशन फ्रॉम कंपनी अंडर अनट्रेसेबल एंटिटी, रिटर्न इन बोल्ड ऑन टॉप, ठीक है, आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भैया ये अनट्रेसेबल एंटिटी का मुद्दा चल रहा है। और द आउटस्टैंडिंग अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज रिटर्न ऑफ एन एक्सटर्नल डेट लायबिलिटी ऑफ द कंट्री बट मे बी रिटेन्ड बाय द लेंडर्स इन इट्स बुक्स फॉर रिकवरी थ्रू जुडिशियल नॉन जुडिशियल मीनिंग, ठीक है, उसको ऐसा मान लेंगे कि हाँ भैया देखो ये रिटर्न ऑफ करनी है हमने, इतनी अमाउंट मान लो इसकी 10 करोड़ बाकी है, तो ये इतनी रिटर्न ऑफ करनी है फ्रॉम एक्सटर्नल डेबिट लायबिलिटी, कहीं से भी कर सकते हो उसकी डेबिट लायबिलिटी, यानी कि उसका घर बेच दिया अगर कुछ घर है, या फिर कोई अपना बैंक अकाउंट है तो उसको सीज कर लिया, वैसी सारी चीजें रहेंगी, ठीक है। जुडिशियल थ्रू कर सकते हैं, नॉन जुडिशियल मीन्स में भी कर सकते हैं। दूसरा एक्शन क्या लिया जाएगा, नो फ्रेश ईसीबी एप्लीकेशन बाय द एंटिटी शुड बी एग्जामिन्ड प्रोसीड्स बाय द एडी बैंक, नया फ्रेश एप्लीकेशन नहीं देंगे भैया, पहला तो चुका फिर दूसरा मांगने आना ना। तीसरा एक्शन, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट शुड बी, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के ऊपर बात कर चुके अपन पहले वाली वीडियो में, ये होता है ईडी। ईडी का आपने नाम कहीं ना कहीं सुना ही होगा, ईडी की रेड लग गई, ईडी की रेड लग गई, रेड पड़ गई, तो वो वाली बात हो गई। ईडी शुड बी इन्फॉर्म्ड वेयर एवर एन एंटिटी इज डेजिग्नेटेड अनट्रेसेबल एंटिटी, ठीक है, जब भी उसको ऐसा घोषित कर दिया कि हाँ भैया ये अनट्रेसेबल है, तो आपको ईडी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा और फिर वो अपनी तरीके से जांच पड़ताल करेगी और छापे वगैरह लगाएगी। चौथा एक्शन, नो इनवर्ड रेमिटेंस और डेट सर्विस विल बी परमिटेड अंडर ऑटो रूट, ठीक है, ऑटो रूट के थ्रू तो उसको नहीं मानेंगे भैया, तो पहले ही इसके उसमें लोचे कर रहा है तो ऑटो में तो दे दिया तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी अपन ने देख लिया, इंपॉर्टेंट आंसर खत्म किया। एक और देखते हैं, बोरोइंग बाय एंटिटी अंडर इन्वेस्टिगेशन, बोरोइंग बाय एंटिटी अंडर इन्वेस्टिगेशन। All entity against which investigation, adjudication, appeal by the law enforcing agencies for violation of any of the provision of the regulation under FEMA pending may raise ECB as per the applicable norms। कोई ऐसा व्यक्ति है कि जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, एडजुडिकेशन और वो सारी चीजें चल रही है, पेंडिंग है, उसके ऊपर कुछ कार्यवाही चल रही है किसी वायलेशन के रिलेटेड, जो भी उसने प्रोहिबिशंस किए होंगे किसी प्रोविजन के रिलेटेड या फिर कोई रेगुलेशन अंडर फेमा के रिलेटेड, तो वो ईसीबी तो रेज कर सकता है, पर कुछ कंडीशंस के बेसिस पे कर सकता है। वो कंडीशंस क्या है देखते हैं। इफ दे आर अदरवाइज एलिजिबल notwithstanding the pending investigation, adjudication, appeal without prejudice to the outcome of such investigation, adjudication, appeal, the borrowing entity shall inform about pendency of such investigation, adjudication, appeal to the AD category 1 bank, RBI as the case में भी, ठीक है, उसे ना बताना पड़ेगा कि देखो भैया मेरे खिलाफ, वो तो सामने से ही पता चल जाएगा, पर तुम्हें भी सामने से बताना पड़ेगा कि हाँ भैया मेरे ऊपर ना कुछ ये केस चल रहे हैं, तो और लेकिन मेरा काम बंदा जेन्युइन है और मेरा काम भी जेन्युइन है, मैं कर दूंगा, ये सारी चीजें सॉल्व कर दूंगा, मेरी कोई गलती नहीं है, अभी केस चल रहे हैं पर मेरे को आप इसी भी दे दो, ठीक है। तो आपको पहले बताना पड़ेगा, एडी कैटेगरी 1 बैंक को भी बताना पड़ेगा, आरबीआई को भी बताना पड़ेगा, और हाँ बस इतना बता दिया, फिर आगे बढ़ देंगे। Accordingly, in the case of all applications where the borrowing entity has indicated about the pending investigation, adjudication, appeal, the AD category 1 bank, Reserve Bank, while approving the proposal shall intimate the agency concerned by endorsing a copy of approval letter, ठीक है। अब देखो वो सामने से बता रहा है, तो ये भी तो लगेगा कि यार सामने से बता रहा है तो फिर सही है, सामने वाला जो सही है वो जो सही है, तो वो लोग फिर सोचेंगे अप्रूव करने के लिए, और फिर अपने एजेंसी को भी बताएंगे कि हाँ भैया इसके ऊपर कुछ जहाँ से पैसा आ रहा है तो वहाँ पे भी बताना पड़ेगा ना,
तो इसका बताएंगे कि इसका देखो ये कुछ पेंडिंग चल रहा है, तो आपको पता है ये सारी चीजें, और आप इसके अगर है ऐसा तो आप फिर भी इसको एसीबी दोगे तो फिर वो सारी चीजें होंगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर, कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी। ईसीबी को आप इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो सीधा, ठीक है, उसका नेचर बदल रहे हो। कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी अलाउड है, कब कब देखो, कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इंक्लूडिंग दोज विच आर मैच्योर्ड बट अनपेड, मैच्योर हो गई है पर पेड करना बाकी है, इनटू इक्विटी इज परमिटेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है, अभी मान लो मैंने ईसीबी बोरोइंग करी फॉरेन एंटिटी से, ठीक है, अब मेरा थोड़ा सा डगमगा गया बिजनेस और मैं पैसे अब रीपे नहीं कर सकता, ठीक है, अब वो मैच्योरिटी पीरियड हो चुका है, 3 साल मिनिमम पीरियड अपन ने देखा था, 3 साल हो चुके हैं, अब वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ भैया हमारा पैसा वापस करो, अब मैं पैसे नहीं दे सकता, अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तू देख, तूने जो पैसा दिया था ना उसके बदले में मेरी कंपनी के तू इक्विटी ले ले, ठीक है। अब ये इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान में रखते हुए अभी सारे 7 पॉइंट दिए हुए वो एक बार पढ़ते जाते हैं, क्या बोला हुआ है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी, एक बार वापस से पढ़ रहा हूं, कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इंक्लूडिंग दोज विच आर मैच्योर्ड बट अनपेड इनटू इक्विटी इज परमिटेड सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। इस कंडीशंस को फॉलो करना अनिवार्य रहेगा। कौन सी? द एक्टिविटी ऑफ द बोरिंग कंपनी इज कवर्ड अंडर द ऑटोमेटिक रूट फॉर द एफडीआई और गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिसीव्ड wherever applicable for foreign equity participation as per extent FDI policy। ठीक है, जितनी भी चीजें करी थी ना बोरिंग वगैरह के टाइम पे मैंने ऑटोमेटिक रूट के थ्रू था, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू होना चाहिए एफडीआई के अंडर, और अगर गवर्नमेंट अप्रूवल की भी जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट अप्रूवल भी लिया होना चाहिए, और फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन एज पर एक्सटेंट एफडीआई पॉलिसी के थ्रू सारा काम करा हुआ होना चाहिए। उसके बाद अगर कुछ लोचा हो रहा है तो जाहिर सी कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला गलत जानबूझ के नहीं बोल रहा कि भैया मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पा रहा किसी कारणवश, तो अपना वहां पे अलाउड किया जाता है, तो गवर्नमेंट भी देखती है कि हाँ यार जरूरी थोड़ी है कि हर बार बिजनेस आपने पैसा लगाया है तो अच्छा ही होगा, तो वहां पे चलेगा, इक्विटी में आप दे सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है, द कन्वर्जन विच शुड बी विद द लेंडर्स कंसेंट एंड विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। अब आप शेयर्स उसके दे रहे हो तो आप ये नहीं बोल सकते कि भैया देखो पर शेयर आपको इतने चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ठीक है, और लेंडर्स की कंसेंट के साथ कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है तो देख मैंने तेरे नाम पे ये कर दिए। शुड बी रिजल्ट इन कंट्रावेंशन ऑफ एलिजिबिलिटी एंड ब्रीच ऑफ द एप्लीकेबल सेक्टर्स कैप ऑन द फॉरेन इक्विटी होल्डर्स यूजिंग एफडीआई अंडर एफडीआई पॉलिसी। ठीक है, सारी वो चीजें फुलफिल होनी चाहिए, कोई भी ब्रीच नहीं होना चाहिए एप्लीकेबल सेक्टर्स कैप ऑन द फॉरेन इक्विटी होल्डिंग, यानी कि आप अगर पैसा लिया, अब पैसा लिया 10 करोड़, आप दे रहे हो उसको 11 करोड़ के इक्विटी शेयर्स, तो वो नहीं होना चाहिए, वो सेक्टर कैप मतलब जो है ना वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए, मतलब सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो वो नहीं होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, एप्लीकेबल प्राइसिंग गाइडलाइंस। एप्लीकेबल, मैं देखा गाना बंद हो गया तो टाइम तो नहीं हो गया, नहीं होने ही वाला है, 12 तो बजने वाले हैं। हाँ, एप्लीकेबल प्राइसिंग गाइडलाइंस क्या है, फॉर शेयर्स आर कंप्लाइड विथ, ठीक है, प्राइसिंग गाइडलाइंस का आपने फुलफिल करा हुआ होना चाहिए, कुछ वहां पे भी लोचा नहीं होना चाहिए। चौथी कंडीशन, इन केस ऑफ पार्शियल और फुल कन्वर्जन ऑफ ईसीबी इनटू इक्विटी द रिपोर्टिंग टू दी आरबीआई विल बी एज अंडर। ठीक है, देखो अगर कोई पार्शियल या फिर फुल्ली कन्वर्जन हो रहा है ना आपका ईसीबी इनटू इक्विटी, तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा रिजर्व बैंक विल बी एज अंडर। ठीक है, अब देखो अगर पार्शियल कन्वर्जन हो रहा है ना, मतलब आपने 10 करोड़ के ईसीबी लिया था, 5 करोड़ के आपने पैसे दे दिए, 5 करोड़ के इक्विटी शेयर्स दे दिए, तो अगर पार्शियल कन्वर्जन हो रहा है तो द कन्वर्टेड पोर्शन इज टू बी रिपोर्टेड इन फॉर्म एफसीजीपीआर प्रिस्क्राइब्ड इन द रिपोर्टिंग ऑफ एफडीआई फ्लो व्हाइल मंथली रिपोर्टिंग टू डीएसआईएम। आपको मंथली फिर रिपोर्ट करना पड़ेगा डीएसआईएम को इन फॉर्म ईसीबी2। ये फॉर्म एफसीजीपीआर में तो आप अलग बताओगे कि हाँ भैया देखो इतना पोर्शन मैंने इक्विटी में इसको दिया है, इतना इतना अपने पैसों में दिया है, और एफडीआई फ्लो के तौर पे आपने सारी चीजें रिपोर्ट करनी है आपने। दूसरा, वाइल मंथली रिपोर्टिंग ऑफ डीएसआईएम इन फॉर्म ईसीबी2 रिटर्न विल बी विद सूटेबल रिमार्क्स, यानी कि आपने जब डीएसआईएम आपने देखा अभी पीछे कि आपको रिपोर्ट करनी है, हर ये जो अपन ने देखा ना पीछे रिक्वायरमेंट रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट, रिपोर्ट जब आप करोगे ना मंथली बेसिस पे डीएसआईएम को इन फॉर्म ईसीबी2 रिटर्न में, तो वहां पे आपको ये सूटेबल रिमार्क देना पड़ेगा
कि ईसीबी पार्शियली कन्वर्टेड टू इक्विटी, ठीक है। ये आपको हर मंथली उसमें बताना पड़ेगा कि ईसीबी पार्टली कन्वर्टेड टू इक्विटी। फिर उसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह रहेंगे तो वो आपको बताने पड़ते हैं, वो अपने क्या बोलते हैं, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दूसरा, फॉर फुल्ली कन्वर्जन, ठीक है। अभी अपन ने देखा था ऊपर फॉर पार्शियली कन्वर्जन, और अभी देख रहे हैं फॉर फुल कन्वर्जन, मतलब 10 करोड़ उठाए थे, 10 करोड़ के इक्विटी शेयर्स दे दिए। द एंटायर पोर्शन इज टू बी रिपोर्टेड इन फॉर्म FCGPR, सेम ही फॉर्म है, while reporting to DCIM in form ECB2 return should be done with remarks ECB fully converted to equity or subsequent filing of form ECB2 return is not required। क्या बात है, देखो आपने फुल्ली कन्वर्ट करवा लिया ना अगर, तो सेम ही चीज है, आपने FCGPR भरना है और DSIM जब भरोगे, DSIM में बताना है मंथली नहीं, अब यहाँ पे मंथली बेसिस नहीं है, आप जो पहले कर रहे थे ना, अब यहाँ पे तो पूरी की पूरी इक्विटी में कन्वर्ट होगी। तो अब DSIM को आपने सिर्फ एक सिंगल बार बता देना है फॉर्म ECB2 रिटर्न में कि हाँ भैया ये नोट देख लो, रिमार्क देख लो, ECB फुल्ली कन्वर्टेड टू इक्विटी, और उसके बाद दूसरे मंथ से आपने सब्सिक्वेंट फाइलिंग नहीं करनी है फॉर्म ECB2 में, इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। हाँ बस। तीसरा पॉइंट, फॉर कन्वर्जन ऑफ ECB इनटू इक्विटी इन फेजेस, मतलब कुछ कुछ पार्ट में, कि आपने 2 महीने बाद 2 करोड़ दे दिए, ऐसे करके 5 इंस्टॉलमेंट में आपने 10 करोड़ की इक्विटी होल्डिंग दे दी। फॉर कन्वर्जन ऑफ ECB इनटू इक्विटी इन फेजेस, रिपोर्टिंग थ्रू FCGPR, बहुत बढ़िया यार, सबके फॉर्म एक ही है, FCGPR एंड फॉर्म ECB2 रिटर्न विल ऑल्सो बी इन फेजेस, ठीक है। वो फिर फेजेस के ऊपर ही डिपेंड करेगा, मतलब 5 फेजेस में आपने अगर इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो ना आप उसको, तो फिर आपने फेजेस वाइज ही ECB भरने हैं, और उसके बाद आप नहीं भरोगे तो चलेगा, DSIM को भरने ये फॉर्म ECB2 रिटर्न, ठीक है। तो ये कंडीशंस फुलफिल करनी है। एक है 5वीं कंडीशन, इफ द बोरोवर कंसर्न हैज अवेल्ड ऑफ अदर क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम द इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांचेस सब्सिडियरी ऑफ द इंडियन बैंक, द एप्लीकेबल प्रेसिडेंशियल गाइडलाइंस इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेटर ऑफ रिजर्व बैंक इंक्लूडिंग गाइडलाइंस और रिस्ट्रक्चरिंग आर कंप्लाइड विद, ठीक है जी। अगर कोई क्रेडिट फैसिलिटी वाला मैटर रहेगा ना वहाँ पे, मतलब आपने क्रेडिट फैसिलिटी ली है किसी इंडियन बैंकिंग सिस्टम से या फिर उसकी सब्सिडरी से जो कि फॉरेन में है, तो द एप्लीकेबल प्रेसिडेंशियल गाइडलाइंस उसका भी पालन करा हुआ होना चाहिए, RBI के रेगुलेशंस का, और इंक्लूडिंग गाइडलाइन ऑन रिस्ट्रक्चरिंग आर कंप्लाइड विद, ठीक है। ठीक है, जो बोरोवर रहेगा उसे क्रेडिट फैसिलिटी लेनी है फ्रॉम इंडियन सिस्टम, इंडियन बैंकिंग सिस्टम, अगर आपने कन्वर्ट करवानी है तो, ठीक है। कंसेंट ऑफ अदर लेंडर्स, ठीक है, अदर लेंडर्स के पास से भी आपने कंसेंट लेनी है। इफ एनी टू द सेम बोरोवर इज अवेलेबल और एटलीस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कन्वर्जन इज एक्सचेंज विद अदर लेंडर्स ऑफ द बोरोवर्स, ठीक है। मतलब मेरी कंपनी है, मैं पैसे नहीं दे सकता अभी, तो मैंने उसको इक्विटी दे दी, तो अब जो मेरे जो दूसरे लेंडर्स भी तो होंगे बिजनेस के, उनको भी पूछना पड़ेगा कि देखो भैया इतनी इक्विटी मेरे ECB देनी थी, ECB ली थी, अब पैसे तो नहीं दे सकता पर इक्विटी दे रहा हूँ, तो इन लोगों को भी पूछना पड़ेगा कि हाँ भैया मैं इसको इक्विटी दे रहा हूँ तो दे दूँ, उसकी कंसेंट, जब इन लोगों की कंसेंट मिलेगी ना दूसरे लेंडर्स की तो ही आपका यहाँ पे इसको वो दे सकते हो, इक्विटी में कन्वर्ट करके दे सकते हो। 7वीं कंडीशन क्या है, 7 वचन है भाई पूरे, ठीक है। For conversion of ECB dues into equity, the exchange rate prevailing on the date of the agreement between the parties concerned for such conversion or any lesser rate can be applied with mutual agreement with the ECB lenders. जो डेट डिसाइड होगी ना, एक्सचेंज रेट की बात हो रही है यहाँ पे, ECB बचा है, ड्यूज इन इक्विटी में आप कर रहे हो, ड्यूज इनटू इक्विटी में कन्वर्ट कर रहे हो, द एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज कंसर्न फॉर सच कन्वर्जन, ठीक है, प्रिवेलिंग द डेट ऑफ द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज कंसर्न फॉर सच कन्वर्जन ऑफ एनी लेसर रेट कैन बी अप्लाइड विद म्यूचुअल अग्रीमेंट विद द ECB, ठीक है। जो भी रेट चल रहा होगा ना उस दिन, जिस दिन आप लोगों ने अग्रीमेंट साइन किया होगा उसके पहले तक में, वो आप एक्सचेंज रेट के तौर पे ले सकते हो, और अगर कोई उससे कम हो गया तो फिर म्यूचुअल बेस पे आप सेट करके वो कर सकते हो कि भैया अभी पहले तुमने 100 के ऊपर डिसाइड किया था, पर वो जो एक्सचेंज रेट है ना वो अब 80 हो चुका है, मतलब इतना तो कम नहीं होगा पर 100 का 80 हो चुका है,
पर हाँ, तो आपको फिर वो म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे कि हाँ यार सामने वाला भी जेन्युइन है और रिलेशन खराब क्यों करने ना, तो फिर इस वजह से आप उसको कर सकते हो। तो वहां पे फिर इक्विटी नंबर्स कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, सॉरी हाँ ज्यादा हो जाते हैं, इक्विटी के शेयर्स ज्यादा हो जाएंगे जब अगर रेट कम हो जाएगा तो। ठीक है जी। हाँ, एक और देखो एफसीजीपीआर अपन ने पढ़ा ना ऊपर, उसका जो फुल फॉर्म दिया हुआ है फॉरेन कोलैबोरेशन जनरल परमिशन रूट। फॉरेन कोलैबोरेशन एफसी और जीपीआर का मतलब है जनरल परमिशन रूट, तो दैट इज द फॉर्म एफसीजीपीआर, फॉरेन कोलैबोरेशन जनरल परमिशन रूट। ठीक है, एक और देख लेते हैं फटाफट से, छोटा सा टॉपिक है ईसीबी एलिजिबिलिटी फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ठीक है, ईसीबी फैसिलिटी फॉर ऑयल मार्केटिंग कंपनी, public sector oil marketing company OMCs can raise ECB for working capital purpose with the minimum average maturity period of 3 years from all recognized lenders under the automatic route without mandatory hedging and individual limit requirement। ठीक है जी, अपना OMC जो है वो ECB रेज कर सकती है, मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड रहेगी 3 महीने के लिए, 3 साल के लिए, रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स के पास से ले सकती है, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू ले सकती है, और विदाउट मैंडेटरी हेजिंग एंड इंडिविजुअल लिमिट रिक्वायरमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल ये अलग पॉइंट है, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। द ओवरऑल सीलिंग फॉर सच ईसीबी शैल बी $, मतलब ओवरऑल जो मैक्सिमम ले सकते हो ना ईसीबी, तो वो ले सकते हो $1 बिलियन और इक्विवेलेंट। हाउएवर OMCs should have a board approved forex mark to market procedure and prudent risk management policies for such ECB। All other provisions under the ECB framework will be applicable to such ECB। ठीक है, जो भी सारे फ्रेमवर्क वगैरह रहेंगे वो तो एप्लीकेबल हो ही जाएंगे, और अगर कुछ ऐसा है कि रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के तौर पे आपने कुछ मार्क वगैरह भी लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। ठीक है जी, सिंपल है, इतना कुछ ये वाले पॉइंट्स इतने हार्ड नहीं है या इतने वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, इतनी सारी दूसरी चीजें हैं, तो अपना एक आंसर आएगा पूरे चैप्टर में से 4 मार्क का, 5 मार्क का मैक्सिमम, तो काफी दूसरी चीजें हैं, वो अपने लिए काफी है। आगे देखते हैं ईसीबी फैसिलिटी फॉर स्टार्टअप। अगेन इंपॉर्टेंट आंसर तो इसका नहीं कहेंगे, पर स्टार मार्क तो इसको कर ही लेना, क्योंकि कई बार ना ऐसे कुछ नए इंस्टीट्यूट बोल देता है कि हाँ यार ये कुछ नया आया है, तो इसको पूछ लेते हैं। और लास्ट की अपन देखते हैं ये चीजें, लास्ट की क्या है, बच्चा छोड़ देता है कि अब ये सारा पढ़ लिया, 30 पेज का चैप्टर है तो अपना 20 पेज एकदम अच्छे से कर लिए, बाकी के 10 पेज ऊपर से पढ़ लिए, जबकि 10 पेज तो बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए लास्ट के, उसी में से मेन इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आती हैं एग्जाम पर्पस के लिए। बाकी तो नॉलेज पर्पस के लिए तो सभी पढ़ना है अपन ने, अपन देखते हैं, अपन हर चीज सारी पढ़ते हैं। ठीक है भैया, बहुत टाइम हो गया, खत्म करते हैं इसको भी। ईसीबी फैसिलिटीज फॉर स्टार्टअप क्या बोला हुआ है ईसीबी के लिए, ईसीबी फैसिलिटी फॉर स्टार्टअप के लिए क्या बोला हुआ है, एडी कैटेगरी 1 भाई साहब। ठीक है, एडी कैटेगरी 1 बैंक आर परमिटेड टू अलाउ स्टार्टअप टू रेज ईसीबी अंडर द ऑटोमेटिक रूट एज पर द फॉलोइंग फ्रेमवर्क। ठीक है, ऑटोमेटिक रूट के लिए आपको अलाउ कर दिया गया है एडी कैटेगरी 1 के थ्रू। ठीक है, स्टार्टअप को टू रेज ईसीबी, सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन दी हुई है, एन एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार्टअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ऑन डेट ऑफ रेजिंग ईसीबी। ठीक है, एन एंटिटी रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टार्टअप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ऑन डेट ऑफ रेजिंग ईसीबी। जब वो ईसीबी रेज कर रहा होगा ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्टार्टअप की वो है ना डेफिनेशन, उसमें वो कवर होना चाहिए और रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड है उसका, एवरेज मिनिमम मैच्योरिटी पीरियड विल बी 3 years। रिकॉग्नाइज्ड लेंडर्स कौन कौन रहेंगे, लेंडर इन्वेस्टर्स shall be resident of FATF compliant country, however foreign branches subsidiary of Indian banks and overseas entities in which Indian entity has made overseas direct investment as per the extent overseas direct investment policy will not be considered as a recognized lender under these framework। जाहिर सी बात है, इंडिया की किसी कंपनी में आप ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वहीं से पैसा लोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीधा समझो कि FATF कंप्लाइंट कंट्री का आपका मेंबर होना चाहिए, लेंडर होना चाहिए वहाँ का, या इन्वेस्टर होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए, तो आप वहाँ से ले लोगे, चलेगा, रिकॉग्नाइज्ड लेंडर। चौथा, फॉर्म्स, द बोरोइंग्स कैन बी इन फॉर्म ऑफ लोन और कन्वर्टेबल, लोन्स और नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल और पार्शियली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल, ऑप्शनली कन्वर्टेबल और पार्शियली, फुल्ली तो नहीं हो सकते। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर। पांचवा, करेंसी, द बोरोइंग शुड बी डिनोमिनेटेड इन एनी फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी और इन इंडियन रुपी, मतलब दोनों ही रूट इसके लिए खुले हैं, और इन कॉम्बिनेशन में भी ले सकता है। अमाउंट, छठा पॉइंट, द बोरोइंग
द बोरिंग पर स्टार्टअप विल बी लिमिटेड टू $3 मिलियन, ठीक है, $3 मिलियन की लिमिट है, और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर ईदर इन INR और एनी कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी और एन कॉम्बिनेशन देयर टू, ठीक है, $3 मिलियन तक ले सकता है, और इक्विवेलेंट पर फाइनेंशियल ईयर, हर साल के लिए ये लिमिट है, इधर इन INR और उसमें, ठीक है, INR में भी ले सकता है और फॉरेन करेंसी जो भी फ्रीली कन्वर्टेबल रहेगी या कॉम्बिनेशन में भी ले सकता है। 7वां पॉइंट, ऑल इन कॉस्ट शैल बी म्यूचुअली अग्रीड बिटवीन द बोरोवर एंड द लेंडर, जाहिर सी बात है। एंड यूजेस क्या होंगे, फॉर एनी एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद द बिजनेस ऑफ द बोरोवर। 9th पॉइंट, कन्वर्जन इनटू इक्विटी कैसे होगा, कन्वर्जन इनटू इक्विटी इज फ्रीली परमिटेड सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन स्टार्टअप। सिक्योरिटी के बारे में बात करी हुई है 10th पॉइंट में। The choice of security to be provided to the lenders is left to the borrower's entity. Security can be in the nature of movable, immovable, intangible asset, including parents' intellectual property rights, financial securities, etc., and shall comply with FDI, foreign portfolio investment, or any other norms applicable for foreign lenders, entities holding such securities. Further, insurance of corporate or personal guarantee is allowed. ठीक है, इसको एक बार वापस देखो, इतनी सारी चीजें बोली हो ना, पहली लाइन लिखनी है इसमें, बाकी कुछ नहीं लिखोगे तो चलेगा, बहुत सारे पॉइंट है, अपने अच्छे से कवर कर लेंगे। सिक्योरिटीज में क्या लिखेंगे अपन, द चॉइस ऑफ सिक्योरिटी टू बी प्रोवाइडेड टू द लेंडर इज लेफ्ट टू द बोरोइंग एंटिटी, मतलब बोरोइंग एंटिटी के हाथ में है कि उसको सिक्योरिटी पे क्या रखना है लेंडर को, सिंपल, बस बाकी वाला जो चीजें थी वो जाने दो। हेजिंग कैसे हो सकती है, द ओवरसीज, हेजिंग का मतलब एक तरीके से गिरवी रखना, मेन तो यही होता है भैया, ठीक है। द ओवरसीज लेंडर्स इन अ केस ऑफ INR डिनोमिनेटेड ECB विल बी एलिजिबल टू हेज इट्स INR एक्सपोजर थ्रू परमिटेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स विद ADR कैटेगरी 1 बैंक इन इंडिया, बस इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखा हुआ है ना वो पढ़ लेता हूँ एक बार बस। द लेंडर कैन ऑल्सो एक्सेस द डोमेस्टिक मार्केट थ्रू ब्रांचेस सब्सिडरी ऑफ इंडियन बैंक्स अब्रॉड और ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक विद इंडियन प्रेजेंस ऑन अ बैक टू बैक बेसिस, जाने दो, यहीं तक ही लिखना है अपन ने, हेजिंग ये अपना AD कैटेगरी 1 इन बैंक तक, ठीक है। वो लोग मतलब एलिजिबल हैं, मतलब ओवरसीज लेंडर रहेगा ना जो, इन केस ऑफ INR डिनोमिनेटेड ECB विल बी एलिजिबल टू हेज इट्स, मतलब जो उसने INR डिनोमिनेटेड में पैसा दिया होगा तो वो उसको हेज कर सकता है, विल बी एलिजिबल टू हेज इट्स INR एक्सपोजर थ्रू परमिटेड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स with AD category 1 बैंक। कन्वर्जन रेट क्या रहेगा, इन केस ऑफ बोरोइंग इन INR द फॉरेन करेंसी, INR और द फॉरेन करेंसी, INR कन्वर्जन विल बी एट द मार्केट रेट एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। इन केस ऑफ बोरोइंग इन INR कॉमा करके दिखा हुआ है द फॉरेन करेंसी, INR कन्वर्जन विल, अच्छा ठीक है, जो फॉरेन करेंसी और INR का कन्वर्जन रहेगा ना विल बी एट द मार्केट रेट एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, उस डेट के रिलेटेड जो भी रेलेवेंट वो रहेगा ना, कन्वर्जन की एक्सचेंज रेट रहेगी उसके बेसिस पे किया जाएगा। 13वां पॉइंट है अदर प्रोविजंस लाइक पार्किंग ऑफ ECB प्रोसीड्स, रिपोर्टिंग अग्रीमेंट्स, पावर्स डेलीगेटेड टू AD बैंक्स, बोरोइंग बाय एंटिटी अंडर इन्वेस्टिगेशन, कन्वर्जन ऑफ ECB इनटू इक्विटी विल बी एज इंक्लूडेड इन द ECB फ्रेमवर्क, ठीक है। ओपन एंडेड इसको रख दिया कि मतलब यहाँ पे वही सारी चीजें गिन लो जो कि आपने पूरे के पूरे चैप्टर में पढ़ी, सिंपल जी। यहाँ पे अपना ECB वाला चैप्टर भी खत्म होता है, सारी अपन ने स्टार्टिंग में ही देख ली थी क्या क्या पूरी चीजों चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, बेसिकली पूरा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट ही था, और इसी के साथ अपन ने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी खत्म कर दिया। अब इसके बाद क्या देखेंगे अपन, लगातार देखते जाएंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स, फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशंस क्या हैं, और ठीक है सारी चीजें देखते जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड भी है, FEOA क्या होता है, लॉ रिलेटिंग टू बेनामी ट्रांजैक्शंस, कंपटीशन एक्ट है, फिर वो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, रियल एस्टेट के रिलेटेड रेरा पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, बढ़िया चीजें हैं, समझते जाएंगे, खत्म करते जाएंगे। अब ये मैं पक्का तो नहीं कह पाऊंगा कि मैं सारी चीजें अभी एग्जाम से पहले, मतलब December 24 से पहले मैं पोस्ट कर दूंगा, मतलब अपलोड कर दूंगा, नहीं कर दूंगा, पर एग्जाम के बाद भी शायद हो सकता मैं बाद में भी करूं, ठीक है। तो मतलब कोई वैसी वो वाली वो नहीं दे रहा कि हाँ भैया एग्जाम से पहले सारी चीजें अपलोड हो जाएंगी, अपने मोस्टली इतना अभी बहुत कम टाइम बचा है एग्जाम के लिए,
तो आपने ख़त्म कर ही दी होंगी मोस्टली सारी चीज़ें। ये तो सिर्फ ठीक है अपन पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं एक नई नई चीज़, तो ठीक है। बाकी अपना जून 25 के लिए भी जो देख रहा है वीडियो, तो देखो भैया, पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपन ने। थैंक यू।